ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ 2,38,466 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ फ्री इलैक्ट्रिसिटी की भी गल हुई, होर तुसी देखो कि फ्री राशन वंडण की गल भी हुई, पर ज़मीनी हकीकत ते की इंप्लीमेंटेशन हो सकूगा। और जे मैं गल करा जे जेड़े सूखे इलाके है, हालांकि गंगानगर हनुमानगढ़ हरा भरा प्रदेश कहा जाता, पर कुछ एरिए जेड़े उन्होंने डिस्ट्रिक्ट दे विच भी है जेड़े बहुत सूखे ने, कि उन्होंने की मिलिया, उहदे विच की मिलिया गंगानगर नूं, हनुमानगढ़ नूं, पीली बंगा नूं और भादरा नूं की मिलिया। भादरा नूं खास करके जिहड़ा एक उभरती हुई सिटी, एक वड्डी सिटी के रूप में उस एरिए दे आ रही है, जिहड़ी कि एकदम बॉर्डर राजस्थान ते हरियाणा बॉर्डर दे थोड़ी दूर ही है उत्थों। तो होर आपां गल्लां भी करांगे, पेपर लीक की गल भी हुई सीगी, ते जिहड़ी आ मरू प्रदेश दीयां गल्लां होर भी ने जिहड़ियां साडे नाल आपां तुहाडे नाल सांझियां करांगे। भादरा के सिटिंग MLA श्री बलवान पूनिया जी साडे नाल बने हुए हैं, उन्होंने तो पूछांगे बजट का की हाल रहा, तो भादरा नूं की मिलिया। पूनिया साहब, बहुत बहुत स्वागत जी आपका जस पंजाबी के मंच पर। नमस्कार जी, थैंक यू सर। हम भादरा पे आएंगे, पहले बजट पर भी आएंगे, लेकिन थोड़ी सी बात हम आप कर लें कि आपने जब बजट सेशन चल रहा था तो आपने एक वहाँ आवाज़ उठाई थी कि विधानसभा में मुख्यमंत्री जो है बीमा योजना, लोगों की यहाँ टिप्पणियाँ बहुत आई थी हमारे को कि उसमें क्या क्या कवर होगा, क्या चीज़ है उसमें। जिस तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसी तरीके से मुख्यमंत्री बीमा योजना हो सकती है जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केंद्र सरकार जैसे बहुत सारी ऐसी अधिसूचनाएं नहीं घुसा दी उस पूरी अधिसूचना के अंदर, जिससे किसानों को बीमा मिलना मुश्किल होता जा रहा है। जैसे उन्होंने ये कह दिया कि साहब आपकी क्रॉप कटिंग पर सवाल उठेंगे तो सैटेलाइट से आपका बीमा तय करें। अब कोई किसान की फसल का ड्रोन पता लगा सकता है क्या इसमें फली कितनी है और फली में दाने कितने हैं? वो ड्रोन से सैटेलाइट से ये कहना चाहते हैं कि साहब हम आपकी फसलों का आकलन कर देंगे, हम इसके खिलाफ। इसको लेकर के चूरू में, हनुमानगढ़ में आज भी कई जगह धरने, आंदोलन, प्रदर्शन चल रहे हैं। दो सरकारों के बीच में पिस जाता है प्रदेश और प्रदेश का किसान। इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी को सलाह दी कि आप मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना शुरू करिए। आपके सामने दिक्कत आएगी कि साहब हम हजारों करोड़ रुपए प्रीमियम के कैसे जमा कराएंगे। तो आप क्षतिपूर्ति राशि कम कर सकते हैं, क्लेम राशि कम कर सकते हैं, लेकिन ये तो तय हो कि स्टेट की एजेंसी से हम करवा तो लें। अब स्टेट की एजेंसी ने क्रॉप कटिंग करी, केंद्र की एजेंसी ने उस पर सवाल खड़े कर दिए और उसमें नई अधिसूचना में नया अड़ंगा डाल दिया कि साहब आप सवाल खड़े कर सकते हो। सवाल खड़ा करने के बाद स्टेट के पास ये होता है कि साहब वो उनकी बीमा कंपनी की बात सुने, जबकि क्रॉप कटिंग के बाद कोई दूसरा कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। क्रॉप कटिंग हो गई, किसान के फसल का आकलन हो गया, तो फिर उसके बाद बीमा क्लेम किसान को मिलना चाहिए। जी 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 जी। इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरह आप मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना लेकर के आइए, जिसे स्टेट के जो एजेंसी काम करती है, राजस्व विभाग और कृषि विभाग, जो फसलों के नुकसान का आकलन कर देती है, आकलन के हिसाब से उनका क्लेम तय हो। और सर, एक योजना और आपने शायद मेंशन की थी और उसमें मैंने पढ़ा भी था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, इसमें क्या क्या आता है उसके अंदर, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसमें तो करीब 700-750 तरह के इलाज हैं जो सरकार फ्री दे रही है, और ये तो बहुत बड़ी योजना है राजस्थान की। इसमें तो ये आप ये समझ लो, जो पहले हॉस्पिटलों में एडमिट होने के लिए MP MLA के लोग चक्कर काटते थे कि हमारा फोन कर दो, उसकी जरूरत नहीं बची। इसमें तो सैकड़ों हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए हैं, जिसमें इलाज करा के बंदा घर चला जाता है, 1 भी रुपया खर्च नहीं होता। उसकी क्षतिपूर्ति इसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरह यही, इसका प्रीमियम जो किसान, जो आम आदमी खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़ा है, BPL नहीं है, उसका प्रीमियम राशि है 850 रुपए। 850 रुपए घर का एक आदमी प्रीमियम जमा करा दे, 1 साल तक घर के मरीजों का, घर में कोई दुर्भाग्य से बीमार हो जाए तो उसका इलाज फ्री में होगा। ये योजना है, ये बहुत जोरदार चली है। इसमें मुख्यमंत्री ने अभी
कवर भी बढ़ाया है, 10 लाख के इलाज से बढ़ा करके 25 लाख का इलाज कराया। दुर्घटना बीमा थी इसी के साथ जुड़ी हुई, दुर्घटना में किसी की मौत होगी तो पहले 5 लाख क्लेम था, अब 10 लाख क्लेम कराया। ये इसी तर्ज पर ही तो मैंने कहा था भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की तर्ज पर ही आप मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना लेकर के आइए। जी 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 जी। पुनिया साहब, आपने उसमें एक बात रखी थी कि हनुमानगढ़ जिले को मूंग और मोठ की क्राफ्टिंग दी जाए, वो क्या बात थी, क्या कहना चाह रहे थे आप? क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा, जो मैंने पहले बताया वो यही तो है ना। हनुमानगढ़ जिले में पिछली बार 2021 में खरीफ में जो नुकसान हुआ वो ज्यादा हुआ, मूंग मोठ की फसल गड़ गई थी। फसल गड़ गई तो उसकी हुई क्रॉप कटिंग, क्रॉप कटिंग में नुकसान आया, उस नुकसान का जो सर्वे हुआ उसको बोलते हैं क्रॉप कटिंग। उसमें बीमा कंपनी ने सवाल खड़ा करा कि राजस्व विभाग ने हमें लिखित में सूचना नहीं दी, फोन से सूचना दी। अधिसूचना ये कहती है कि लिखित में सूचना दो। तो एक कमी निकाल करके फोन की सूचना को सूचना ना मानते हुए उन्होंने ये सवाल खड़ा करा कि साहब आपका हम सैटेलाइट से और क्रॉप कटिंग से बीमा तय करेंगे, सिर्फ क्रॉप कटिंग से बीमा नहीं देंगे। सिर्फ क्रॉप कटिंग से बीमा देते तो हमारे जिले में 250 करोड़ रुपए बीमा हो रहा था। जी जी। हमारा आइडिया है मोटा मोटा 200-250 करोड़ रुपए हो रहते। हालांकि मूंग मोठ के बीमित लोग कम होते हैं, लेकिन बीमा कंपनी ने अपना ये दिखाया कि साहब आपकी ये कमी रही। हाँ, हालांकि राजस्व विभाग ने लिखित में स्वीकार कर लिया जी, कि जी। हमने फोन से सूचना करी और बहुत जगह बीमा कंपनी के प्रतिनिधि आए, जहां आए वहां कई जगह उन्होंने दस्तखत करे, कई जगह उन्होंने दस्तखत नहीं करे क्योंकि बीमा बढ़ रहा था। मैं ये तो कह रहा हूं ना, अभी भारत सरकार ने पूरे देश में फसल बीमा के क्षतिपूर्ति राशि बहुत कम दिलवाई है, बहुत कम। आप देखोगे पूरे हिंदुस्तान में आप सर्च मार लो, बहुत कम जिले आपको ऐसे मिलेंगे जहां क्षतिपूर्ति राशि मिली है किसानों को। जी। बीमा कंपनियों के पक्ष में सरकारें प्रशासन कदम उठाते हैं, किसान तो जहां जागरूक है, हम जहां माथाफोड़ी कर रहे हैं बीमा को लेकर के, क्रॉप कटिंग को लेकर के, वैसे सारी जगह कोई माथाफोड़ी थोड़ी करते हैं लोग, किसान जागरूक थोड़ी है। अब आप गंगानगर की बात कर लो, गंगानगर में पानी को लेकर के किसान बहुत जागरूक है, बहुत लड़ाई लड़ता है, लेकिन फसल बीमा में इतनी बड़ी आवाज नहीं है गंगानगर में। जी 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 जी। हनुमानगढ़ में आप बात करोगे तो नौर भादरा 2 ही जगह हैं जिसकी वजह से साथ में पल्लू तहसील जुड़ी हुई थी नौर से, तो पल्लू का साथ आ जाता था। नौर भादरा 2 ही जगह बीमा को लेकर के लड़ाई है। चूरू जिले में आप बात करोगे तो चूरू में चूरू और राजगढ़ 2 ही तहसील ऐसी हैं जहां बीमा को लेकर के मजबूती से लोग लड़ते हैं। उसके बाद फिर आप चले जाओगे तो पूरे राजस्थान में आपको बीमा की आवाज कहीं सुनाई नहीं देगी। कोई 1-2 जगह बाड़मेर जैसलमेर कोई सुनाई देगी तो बहुत कम जगह में। जी जी। तो फिर पूरे देश में बीमा की तो बहुत बड़ी आवाज नहीं है ना। सरकार लोग ये मानते हैं कि सरकार देगी, जबकि बीमा हमारा हक है। मुआवजा सरकार की देन है, मुआवजा सरकार की दया है, दया पर मिलेगा। सरकार ने घोषणा कर दी जी, चुनावी साल है या लोगों का मूवमेंट है, सरकार दबाव में आ गई या सरकार ने प्रेम से घोषणा कर दी, वो अलग बात है। लेकिन बीमा क्लेम हमारा हक है, हम उसमें प्रीमियम देते हैं। फसल का नुकसान हो जाए तो हम क्लेम के तौर पर, क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर, हमारे हक के तौर पर हम उसको देखते हैं। जी जी जी। पुनिया साहब, टिप्पणी आ रही है अभी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे कि बहुत सारे दर्शक ये पूछना चाहते हैं कि विधानसभा में शायद आपने और किसी और ने आवाज उठाई कि जो पेपर लीक हुआ था किसी भी कंपटीशन का, वो मामला क्या था? क्या दोषियों को सजा मिल गई है, आगे से ऐसी वारदात ना हो? और हम ये नहीं कहते कि अकेले राजस्थान में, पंजाब में भी हुआ, हरियाणा, हर जगह होता है। अपने राजस्थान में क्या हुआ, पूरा मामला क्या था और क्या सब सॉर्ट आउट हो गया है? नहीं, सॉर्ट आउट कुछ नहीं हुआ। पेपर लीक का मसला आया, पेपर लीक हो गया, लीक होने की सूचना मिली, सूचना उन्हीं छोरों ने करी जो उसी बस में सवार थे और उनको पेपर मिला नहीं। उन्होंने कहा पेपर दिखाओ, बोले नहीं दिखाएंगे, पैसे दो। पैसे नहीं है तो उनको नीचे उतार दिया बस से। उन्होंने बता दिया, अगर उनको पेपर मिल जाता तो वही नहीं बताते, वो भी नौकरी लग जाते। इतना बड़ा सिस्टम है। मैं नौजवानों से, देशवासियों से कहना चाहता हूं, पेपर जिसको मिल जाता है ना, वो पेपर करता है, वो पेपर खरीदता है, वो पेपर लेकर के उसको बंद का बंद लेकर के थाने, कोई नहीं, थाने पूछा कार्रवाई होगी ना। वो 2 लड़के थाने पूछे कि इस नंबर की बस में पेपर है, पकड़ा गया ना।
सरकार की नीयत में खोट होता तो कहां पकड़ती? पकड़ती क्या? उन चोरों की शिकायत का कुछ नहीं बढ़ता। लेकिन जनप्रतिनिधियों के पास, लोगों के पास जो फोन आते हैं कि साहब फलाना पेपर हमारी सेटिंग करा दो, वहां लोगों को कहना चाहिए कोई सेटिंग नहीं, पेपर दो, तैयारी करके दो। सारे जनप्रतिनिधि, सारे लोग ऐसे थोड़ी बोलते हैं। मैं एमएलए बना, बनते ही रीट का पेपर आया, मेरे पास लोग आए, लोग आकर के बोले सेटिंग करवा दे। सेटिंग करवा। मैंने कहा किस, हाँ मैंने कहा किस बात की सेटिंग? के रीट के पेपर की। मैंने कहा ये तो तरीका सही नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता ऐसे काम। तो भाई साहब माथे पर झुर्रियां पड़ गई, 4 साल लड़े ही लड़े इन बातों के लिए जवाब दे। आज फलानी चीज का पेपर है सेटिंग करवा दो, आज ढिमकानी चीज का पेपर है सेटिंग करवा दो, आज हरियाणा में पेपर है वहां सेटिंग करवा दो। ये सेटिंग शब्द है ना, ये सरकारों को और तंत्र को कमजोर करता है। सरकार की कमजोरी ये रही है कि जैसे बिल आए पिछली बार बिल आए थे, उसके मुताबिक कार्रवाई तो करी, लेकिन अभी तक कार्रवाई जो हुई है उससे कोई ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं गया, क्योंकि जिस जगह वो जहां से पेपर लीक की असली वारदात हुई वो जगह थी कोई कोचिंग सेंटर। वो कोचिंग सेंटर चलता प्राइवेट, जैसे मेरे घर में आप कोचिंग सेंटर चला रहे हो या आपके घर में मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूं। अब उस घर को तोड़ दिया तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा इस बात से, मानवता के नाते कि यार गलत घर तोड़ दिया। भाई मैंने घर आपको किराए पर दे रखा है, आपने वहां गलत कर दिया, मेरी जानकारी में नहीं है, तो मेरा घर टूट जाए तो घर तो लोगों के अरमान होते हैं सर। जी। लेकिन सरकार ने पहली बार कोई पंजा चलाया है। आगे सरकार ने, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा है कि जो भी पेपर लीक की कार्रवाई करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। और ये तो मैं तो एक बात मानता हूं साहब, देखो सोशल मीडिया में कई बार सच्ची बात कहते हैं ना तो लोगों को बुरा लगता है, लोग ये कहते हैं मैं किसी का बचाव कर रहा हूं। राइट। नहीं, मैं मेरा खुद का बचाव कर रहा हूं। मैं मेरा खुद का बचाव कर रहा हूं। मैं ये मानता हूं पेपर लीक की घटनाएं तभी रुकेंगी जब मैं भी पड़ोसी के आजू बाजू झांके नहीं देखूंगा। जी। अब पुनिया साहब, आपने बात काफ़ी एलैबोरेशन बहुत अच्छी तरह बताई कि सीएम साहब ने ये कहा कि आगे से ऐसा कुछ होगा तो सख्त कार्रवाई। हम यही चाहते हैं कि जो बच्चा डिजर्व करता है, जो बच्चा पढ़ लिख के आगे आना चाहता है, वही आगे आए। सर हमको रुकना पड़ रहा है क्विक ब्रेक के लिए, उसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, उसके बाद हम भादरा पे चलेंगे। दर्शकों साडे बने हुए ने बलवान पूनिया जी, ਜਿਹੜੇ कि भादरा ਦੇ ਵਿੱਚ सिटिंग एमएलए ने, बहुत ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਪਰ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। सर एक बात और पूछें, उसके बाद हम लोकल जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपकी सिटी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे चलेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है सर, हो सकता है मेरी जानकारी में ये ना हो, आपको ज़्यादा पता होगा कि नरमा और कपास की फसल पंजाब का बठिंडा डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, फाजिलका ले लीजिए और मानसा बरनाला ले लीजिए, वहाँ है। वहाँ अगर सुंडी या कुछ ऐसी बीमारी लगती है तो मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता, वो बात की बात है, लेकिन पंजाब विधानसभा में बात होती है। हमारा गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा सा हनुमानगढ़, थोड़ा सा बीकानेर, आपको मालूम है नरमा और कपास होती है, और काफ़ी लोग जुड़े हुए भी हैं। उनके अगर कुछ बीमारी होती है तो कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? अगर उठाई है तो जरूर बताइएगा किसी ने। मैं ये कह रहा हूँ ना, गंगानगर हनुमानगढ़ में ये वैश्विक फर्क है। पानी के इश्यू पर तो बहुत आवाज उठती है। गंगानगर का मूवमेंट इतना मजबूत है, पानी कम आएगा या पानी नहीं मिलेगा तो लोग लड़ पड़ेंगे। जी। क्षतिपूर्ति के लिए इतना प्रभावशाली कार्रवाई अभी तक हुई नहीं जी। हमारे यहाँ जो बीमार है उसकी वजह ये है कि हम पिछले 10 साल से क्षतिपूर्ति को लेकर के लड़ते हैं, और 10 नहीं है तो 11वां साल चल रहा है, जिसमें मेरी कॉन्स्टिट्यूशन मेरे एमएलए बनने के बाद 1266 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम आया है। मैं आपको व्हाट्सएप पर भेजूंगा साल वाइज डाटा। साल वाइज 1266 करोड़ रुपए बीमा क्लेम हमारे आया। इस बीमा क्लेम की वजह यही थी कि हमने मूवमेंट इस बात पर फोकस करा कि फसल बोई, फसल बर्बाद हो गई तो हमें बीमा मिलना चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये गंगानगर में अभी तक स्थिति कमजोर है। इस मामले में गंगानगर के मैं साथियों को बार बार कहता भी हूं,
भाई किसान की फसल बर्बाद होगी, उस बर्बादी को लेकर के हमें लगातार मजबूती से लड़ना चाहिए। ये बात है सर। जी शुक्रिया। और अगर हो सके तो आप भी आवाज उठाना, कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा किसान, छोटा सा बेक सिंह है, हर के खर्चे होते नहीं हैं, नहीं, फसल बर्बाद हो जाए। ये जो मैंने विधानसभा में आवाज उठाई है बीमा क्लेम की क्रॉप कटिंग को लेकर, इससे पूरा राजस्थान प्रभावित हुआ है। मुझे कृषि मंत्री जी ने कहा भी था कि क्रॉप कटिंग वाली बात तो पूरे राजस्थान को सिखा दी आपने। और आप भी फसल बीमा पर सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं फसल बीमा पर बोल रहा हूं। नहीं बोलता तो आपको भी शायद ये बात समझ में नहीं आती जी कि फसल बीमा भी कोई चीज है। 1266 करोड़ मैंने आपके व्हाट्सएप करी है, जो आज तक टिल डेट तक जो बीमा क्लेम है उसमें पूरे टेबल क्या है, जिले की टेबल क्या है। और हनुमानगढ़ जिले को 2016 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर के अब तक कितना गेन हुआ, ये मैंने अभी आपको भी बताया। जी जी जी। ये ताकत लड़ाई से, संघर्ष से, बार बार आवाज उठाने से आई। जब थोड़ा सा क्लेम मिलता, हम तो एक बार रामगढ़ बैंक के आगे धरना लगाया कि बैंक ने प्रीमियम गलत कंपनी को भेज दिया था, तो हम तो उसी बात पर टकरा गए थे और बैंक से बीमा क्लेम लेकर के छोड़ा हमने। ये नहीं बैंक से बीमा क्लेम नहीं लिया, हमने लेकर के छोड़ा। ये बात जी। पुनीत साहब बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर आप, भगवान आपको कामयाबी दे आने वाले इलेक्शन में भी और परिवार में भी। सर हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे आते हैं, सबसे पहले आपकी सिटी भादरा पे चलते हैं। सर आपने वहाँ पुनीत साहब आवाज़ उठाई थी और मैंने भी देखा है, ज़रूरत है, मेरे काफ़ी दोस्त हैं वहाँ से, रिंग रोड की, भादरा सिटी की, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, कि काफ़ी ट्रैफिक सिटी में जाम हो जाता है। बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, लेकिन क्या ये आने वाले टाइम में आपको मंजूरी मिल जाएगी, बजट आ जाएगा कि रिंग रोड बन जाए? क्योंकि ट्रैफिक जो है, जो उस तरफ जयपुर या वो दिल्ली की तरफ निकलता है, बीच में से होकर निकलता है, कि आने वाले टाइम में आप कामयाब हो सकेंगे वो रिंग रोड बनाने के लिए? हाँ, प्रयास है हमारा और सरकार से हमारी मांग है। ये बची, एक दो मांगी बची है मेरी, तो जो मैंने लोगों की सुविधा के लिए इस मांग को जनरेट किया है, मैंने उठाया है भी लोगों को भविष्य में सुविधा हो और हमारे शहर का डेवलपमेंट हो। जी, हमारी सिटी का डेवलपमेंट हो, इसलिए हमने इस मांग को उठाया और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी हो जाएगी। जी। और भी कोई सिटीज़ पड़ती हैं, लेकिन आप भादरा से, क्योंकि हमारे पंजाब के साथी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए, उन्होंने ये पूछा था कि शायद उसमें से निकल के आप आगे आ सकें। सर हाँ, ये सही। हाँ जी। आपके दो बड़े गांव हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, दो बड़े गांव, एक तो गेहूं है, एक मंसीसर। दो बड़े गांव है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, गेहूं और मंसीसर। सर उनमें जो प्रॉब्लम है, एक तो पीने वाले पानी की आ रही है, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और दूसरा जो निकासी है पानी की, ये तीन बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे संज्ञान में आई है। और यही दो बड़े गांव हैं, आपको बड़ी लीड भी दे सकते हैं, आपका आना जाना भी बना रहता है उन दोनों गांवों के लिए, सभी के लिए करना। लेकिन ये जो बड़े गांव हैं आपके, इनकी लोग कुछ थे मिले, उनकी आवाज़ उठा रहा हूँ सर आपके पास। गेहूं में वाटर वर्क्स बन के तैयार हो गया, गांव में पाइपलाइन का कनेक्शन करना है, 90% गांव में पाइपलाइन दब भी गई जल जीवन मिशन में। मलसीसर में डिग्गी बन के तैयार हो गई। अब मलसीसर को पहले पानी मिलता था डुंगराना गांव से, अब डुंगराना और मलसीसर के बीच में सड़क बन रही है। जी, सड़क बन रही है, तो पीडब्ल्यूडी ने सड़क तोड़ करके बनाई है, टिब्बे काट करके बनाई है सड़क, बहुत अच्छी शानदार सड़क बन रही है। तो उससे मेरी एमएलए लाइट से दाबी हुई पाइप भी डिस्टर्ब हो गई, जिससे मलसीसर का पानी का सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, ये 5-4 दिन और डिस्टर्ब रहेगा, उसके बाद ये सेट हो जाए। दूसरी बात, जल जीवन मिशन में यूक्रेन युद्ध का इतना बड़ा असर पड़ा कि महंगाई बढ़ी, और महंगाई बढ़ने के बाद ठेकेदारों के काम ढीले हो गए, और कुछ ठेकेदारों ने ऑनलाइन ठेके छूटते हैं सर, ठेकेदारों ने कैपेसिटी तो थी 50 करोड़ के काम करने की, ठेकेदारों ने ठेके ले लिए 150, 200 करोड़ के, तो उनके काम की स्पीड कम है। अब आप रीसाइन करो भी, किसी ठेकेदार ने एक काम कर दिया गांव में से, फिर पाइपलाइन दाबे बगैर भाग गया, तो उसको रीसाइन करोगे तो आपकी योजना लटक जाएगी, 12 महीने बाद दोबारा टेंडर निकलेगा या वर्क ऑर्डर होगा, नहीं तो 6 महीने किसी के बाप के नहीं, 6 महीने लग जाएंगे। इसलिए पकड़ के उसी ठेकेदार को बुला के काम करवाना चाहते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, डीआई पाइपलाइन हिंदुस्तान में 5-7 जगह ही बनती है जी। डीआई पाइपलाइन जैसे गेहूं से मलसीसर को जोड़ना है, 9 किलोमीटर की पाइपलाइन चाहिए।
वहां एसडीपी मैंने विधानसभा में आवाज उठाई थी, आपने सुना हो तो। मैंने कहा यार ये डीआई पाइप का विकल्प एसडीपी पाइप हो सकती है क्या? जी जी जी। एसडीपी पाइप की उपलब्धता अच्छी है, एसडीपी पाइप है भी मजबूत, PN10 उनकी पाइप बहुत अच्छी पाइप है, लेकिन वो कह रहे हैं भी 9-9 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर की डिफरेंस में एक एक वाटर वर्क से दूसरे एसआर पर पानी चढ़ाना है, तो हम एसडीपी पर रिस्क नहीं कर सकते, हम डीआई पाइप ही लेंगे, क्योंकि डीआई पाइप में आपस में जुड़ने का 3-3 इंच अंदर घुसने का जोड़ होता है, और नहीं उसको कोई पंचर कर सकता। जी 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 इसलिए काम में देरी है लेकिन काम में क्वालिटी है। जी जी। क्या आप ये कुछ ना कुछ कर रहे हो, टारगेट रख रहे हो कि इलेक्शन से पहले पहले ये दोनों गांवों का जो मसले हैं वो सही हो जाएंगे? सर कौन नहीं चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा? जी, अपनी भाई तरफ से जो कोशिश आपने करोड़ों रुपए खर्च करे हैं, उसका माइलेज लेने कौन नहीं चाहेगा? जी 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 मेरे एमएलए बनने से पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 करोड़ खर्च हुए थे गत 5 वर्ष में पेयजल के, और अब 350 करोड़ मंजूर हुए हैं। जी 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 मैं नहीं चाहूंगा मुझे माइलेज मिले। जी जी बिल्कुल, लोग भी यही चाहते हैं कि हो जाए। पुनिया सर, हाँ। जी हम्म, पुनिया जी, बताइए, आप बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है दिमाग में। हमारी जो घग्गर नदी है वो यहाँ से जा कर के हरियाणा से, रानिया से, उधर से हनुमानगढ़ होकर के अनूपगढ़ शहर को जब क्रॉस करती है तो पाकिस्तान में चली जाती है। वो पानी वेस्ट होता है, वहाँ भी पाकिस्तान में जाके भी रेगिस्तान में वो दफन हो जाती है। मेरा क्वेश्चन है कि आप कोई ऐसा कुछ कर सकते हो कि जैसे ओटू वाला हैड है, वहाँ से कुछ एक दो छोटी या बड़ी नहरें निकाल करके अपनी तरफ ले जाएं? प्रोजेक्ट बड़ा है, सीएम साहब से बात करके कितने लोगों की भला होगा उसमें, कितने लोगों, छोड़िए आप फसलबाड़ी को, फसलबाड़ी भी थोड़ी बहुत पलेगी, लेकिन पीने का पानी कितनी सुविधा हो जाएगी? कभी ऐसा दिमाग में आया आपके? बिल्कुल दिमाग में हमारे, हमने प्रयास भी करा, लेकिन घगर को हमने साइन कर दिया था बरकतुल्ला जब सीएम थे, तभी हमने घगर का पानी तो ओटू में स्टोरेज करने के लिए हरियाणा को दे दिया था। जी। अब तो हरियाणा जितना पानी बचता है, ओवरफ्लो हो जाता है और उनका स्टोरेज नहीं होता, तब हमें देता है। जी 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 उससे पहले हमने पानी का क्लेम छोड़ दिए थे, शायद 82 में ही। नंबर दो बात ये है कि उसके साथ साथ मेरा प्रयास है, ड्रेनेज है मेरे पास से लगती है हरियाणा की, जो बरसाती पानी आता है, नदी में भी बरसाती पानी आता है, ड्रेनेज में बरसाती पानी आता है, जो करीब 2-3 महीने चलता है। मैंने सीएम साहब को उसका खत लिखा है, और मैं पिछले दिनों हरियाणा दौरे पर भी जाके आया था। वो घगर वाला प्रोजेक्ट तो हमारे काफी दूर है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हो मुआवजे के, अगर हरियाणा से हम लेकर के आए उसको, तो मुआवजे के हजारों करोड़ रुपए खर्च हो। लेकिन जो बरसाती पानी का ड्रेनेज है, हम उससे चाहते हैं, वो मेरे जहां से एक पॉइंट है महाराणा गांव, वहां से सिर्फ 6 बीघा दूर से निकलता है हमारे यहाँ से, सिर्फ 6 बीघा दूर। तो उस 6 बीघा दूर से निकलने के फायदे ये हैं कि हमें हरियाणा को सिर्फ 6 बीघे का ही क्लेम देना पड़ेगा, उसके बाद हमारे राजस्थान में घुस जाएगा। उसको लेकर के मैंने सीएम साहब को चिट्ठी लिखी है। जनता ने दोबारा आशीर्वाद दिया तो बिल्कुल इस प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र के उन गांवों में जहां नहर का पानी कम है या पानी है ही नहीं, उन गांवों तक, जहां नहर का पानी कमांड हो गया, गांव का 40% एरिया कमांड हो गया, 60% एरिया कमांड नहीं है, उस गांव तक ले जाऊंगा। हरियाणा बॉर्डर पर राजस्थान के गांव हैं, उन गांवों की बॉर्डर की जमीनें सारी सूखी पड़ी हैं, उन जमीनों में कर वो ड्रेनेज लेके जाऊंगा। मेरा ये प्रयास है। अच्छी बात है मैंने सर, कोशिश जारी रखिए। हाँ, मैंने नहीं हरियाणा के अधिकारियों के साथ मैंने ज्वाइंट मीटिंग भी करी थी और ज्वाइंट मौका निरीक्षण भी करा था, और उसके बाद चिट्ठी लिखी थी सीएम साहब को। देखो, पहली बार एमएलए बने, बहुत सारे काम विधानसभा क्षेत्र के ऐसे थे जो कभी हुए भी नहीं थे। नए सड़कों का ऐसा जाल बना था, स्वीकृत हुआ था, नए कभी पेयजल पर एक साथ 350 करोड़ मंजूर हुए थे, नए कभी 4 कॉलेज, मैंने 4 कॉलेज खुलवाए हैं सर, 3 कॉलेज मैंने खुलवाए हैं, चौथा जो कॉलेज पहले खुलवा था उसका भवन मैंने बनाया, उसमें दूसरा साइंस सब्जेक्ट मैंने मंजूर करवाया, उसमें अभी कॉमर्स और उसको पीजी करने की बात चल रही है, और एग्रीकल्चर कॉलेज हमने खुलवाया, कन्या महाविद्यालय हमने खुलवाया, ITI कॉलेज हमने खुलवाया, 50 के करीब स्कूल कर्मोन्नत करवाए, 39 स्कूल कर्मोन्नत करवाए हैं, बाकी कुछ अब कर्मोन्नत होने,
और 9 स्कूल अंग्रेजी माध्यम जो बंद पड़े थे उनको वापस खुला करके अंग्रेजी माध्यम बनाया। ये जो शिक्षा में हमने काम करने का कोशिश करी है, जिसे नामांकन बढ़ा है, सरकारी स्कूलों में फ्री में शिक्षा मिलती है, अच्छे टीचर हैं, सारी जगह टीचरों की उपलब्धता हमने करी है, टीचर लेकर के आए हैं। और कृषि के क्षेत्र में भी फसल बीमा में अच्छा करने का प्रयास करा है। सिंचाई में जो खाड़े बने हुए थे, पहले वाटर कोर्स जिनको बोलते हैं, खाड़े जिनको बोलते हैं, पहले जो नहीं बने हुए थे उनका बजट 2021 में दिलवाया था 84 करोड़ रुपए। अब जो खाड़े पहले बने टूट गए उनके लिए इस बजट में घोषणा करवाई है करीब 225 करोड़ रुपए। जी जी। 225 करोड़ से लगातार 2-3 साल तक खाड़े, मेरे पास किसान आते हैं, किसानों के इतने ज्ञापन आते हैं कि साहब हमारा खाड़ा टूट गया, हमारा खाड़ा बनवाओ, तो वो खाड़ों की घोषणा मुख्यमंत्री जी से करवाइए और खाड़े बनेंगे। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। हम फिर आपकी भादरा कॉन्स्टिट्यूंसी पर आएंगे, जो एक दो और इश्यूज हैं, और उसके बाद आपका और आपके विचार लेंगे आने वाले इलेक्शन के लिए। रुकते हैं छोटी सी ब्रेक लिए। दर्शकों, साडा बड़े हुए ने श्री बलवान पूनिया जी, ਜਿਹੜੇ भादरा तो सिटिंग MLA ने ते बहुत वधिया विचार रख रहे ने भादरा कॉन्स्टिट्यूएंसी ਦੇ ਤੇ ਇੰਟਾਇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਰੁਕਣਾ ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ब्रेक ਲਈ। ਬਣੇ ਰਹੋ जस पंजाबी ਤੇ। जी, आपने बहुत बढ़िया बात करी है, आपके पानी की बात होगी, फसलों की बात होगी। हम अब जो आपसे बात कर रहे हैं सर, वो ये है कि एक नामुराद बीमारी जो पहले पंजाब में थी, फिर थोड़ी थोड़ी हरियाणा, अब आपके राजस्थान के श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। अब वो बीमारी आपकी तरफ, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी और उससे आगे जाने, वो है ड्रग्स की बीमारी। आपने, मैंने सुना था एक बात भी विधानसभा में रखी थी कि अनैतिक गतिविधियां करने वाले लोग हरियाणा बॉर्डर से आपकी तरफ आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसके ऊपर बेटर काम करने की और पुलिस चौकीज बनाने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि ये जो ड्रग्स की नामुराद बीमारी हमारे बच्चों को, आने वाला जो यूथ है, आने वाली जो पीढ़ी है सर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे इस पे काम करना पड़ेगा, वरना हम खाले बना लें, हमें अच्छी ज़मीन बना लें, पानी दे लें, अगर वो ही नहीं बचेगी तो हम करेंगे क्या? इस पर आपका क्या विचार है सर? मैं तो बड़ा सख्त हूँ इस मामले में, और मैंने ये प्रयास करा है भी। मैं नशे पर विधानसभा में भी मैंने बोला है, और हर जगह मंच पर बोलता हूँ मैं। चिट्टा आ रहा है खास करके हमारे यहाँ, सिंथेटिक ड्रग्स है ये, नाइजीरियन लोग बनाते हैं दिल्ली में, और दिल्ली में बाकायदा नाइजीरियन कॉलोनी है। ये सब दिल्ली के तख्ते के नीचे हो रहा है, और वहां से पूरे देश में चिट्टा सप्लाई हो रहा है। ये हजारों करोड़ की हेरोइन बरामद हुई, एयर उस पर बोलते हैं वो अदानी जी की पकड़ी गई, बताइए थोड़े दिन पहले बंदरगाह पर, उस पर कुछ नहीं हुआ। ये बड़ा संरक्षण है जी नशे पर, बड़े लोगों का संरक्षण है, बड़े लोगों का संरक्षण है, जिससे छोटे लोगों की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। ये हजारों करोड़ के बिजनेस है, हम इसके खिलाफ लड़ते हैं, पर लड़ाई अभी भी बहुत छोटी है, बहुत संक्षिप्त है। और लड़ाई के मायने ये है कि वो राजनीति का दौर जब तक वापस नहीं आएगा, जिस राजनीति के दौर में 89 से पहले का दौर था, नेता साधारण होते थे, नेता सादगी से रहते थे, और अपराधियों का नेताओं के साथ गठजोड़ नहीं था। ये 89 के बाद जो देश में खुली पूंजी आई और नेताओं का अपराधियों का गठजोड़ हुआ, उस गठजोड़ ने हमारी पीढ़ियां बर्बाद कर दी, उस गठजोड़ ने हमारी पीढ़ियां बर्बाद कर दी। तो इसलिए इस पर भी घूम फिर के बात तो सोसाइटी पर आती है सर। सरकार, सबको पता है दिल्ली में नाइजीरियन लोग रहते हैं, नाइजीरियन लोग चिट्टा बेचते हैं, चिट्टा बसों में जा रहा है, और बसें सरकारों ने परमिट दे रखी हैं, और ये पिट्ठू बैग में डाल करके 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 ग्राम की सप्लाई जा रही है। जब आपकी इंटेलिजेंस आतंकवादी हमलों का पता लगा लेती है, जब आपकी इंटेलिजेंस सरकार गिरने का उसका पता लगा लेती है, तो आपकी इंटेलिजेंस नशे पर काम क्यों नहीं कर रही? तो ये आपराधिक गठजोड़ है। इस आपराधिक गठजोड़ के खिलाफ जनता को एकजुट होना पड़ेगा। जी जी जी। और इस एकजुटता को ही हम रोक सकते हैं, और ये जागरूकता ही रोक सकती है। हम कोशिश ये करेंगे कि इस आपराधिक गठजोड़ को रोकें, इस आपराधिक गठजोड़ को रोकें, और हम खुद नशा बेचने से बचें। जी जी जी, जी। हम खुद नशा बेचने से बचें, हम नशा करने से बचें,
और हमारे साथ जो लोग सबॉर्डिनेट या हमारे साथी खड़े हैं, उनका कारोबार 2 नंबर के धंधों का नहीं हो। बस ये सुचिता राजनीति में कायम होगी जी जी तो ही नशे पर पाबंदी लगेगी, नहीं तो भाषण कितने ही दो, नशा बिक रहा है, नशा बिकेगा। जी, भगवान करे आप आवाज़ उठाते रहिए, ये नामुराद बीमारी अपनी आने वाली पीढ़ी बची रहे, इसी से समाज चलता है। सर आपके जो ज़िले के जो CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं MP शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा जी, ओरिजिनली वो आपके बादरा से ही बिलोंग करते हैं। मैं उनके साथ प्रोग्राम करता रहता हूँ हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद। अभी उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी वहाँ बुलाई थी। एक मुद्दा था जो उन्होंने कहा कि ट्रामा सेंटर, अगर आप दुर्घटनाएं, सड़की दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, धुंध का कारण या वैसे भी लापरवाही भी कारण हो सकती है, लेकिन ट्रामा सेंटर अगर आप हनुमानगढ़ से जयपुर जाएं तो नियरेस्ट जो बीच में इतना बड़ा 400 किलोमीटर का है, बीच में बड़ा ट्रामा सेंटर शायद छोटा सा सरदार शहर में है और आपकी तरफ भी नहीं है, और उससे आगे जो है सीकर या फिर जयपुर में है। आप कभी कोशिश करना कि इन बिटवीन इनके बीच में सरदार शहर, भादरा या किसी भी जगह एक बड़ा ट्रामा सेंटर खोला जाए। अगर भगवान ना करे किसी का भी एक्सीडेंट हो, लेकिन रियलिस्टिकली हम ये समाज में रह रहे हैं, कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, किसी की जान बच जाए अगर बड़ा ट्रामा सेंटर हो और फटाफट वहां ले जाया जा सके। हम प्रयास करेंगे, सरकार से मांग भी करेंगे। और दूसरा तो ये जो मेगा हाईवे जिस पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, इस पर मैंने सरकार को लिख के दिया है कि आप इसको डिवाइडर के साथ बढ़ाइए, जी 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 जिससे आधी दुर्घटनाओं पर रोक लग जाएगी। जी 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 इसको डिवाइडर के साथ बढ़ाइए, ताकि ये किशनगढ़ हनुमानगढ़ हाईवे है, इस हाईवे पर सबसे ज्यादा दुर्घटना इस हाईवे पर होती है, इस पर रोक लगे। जी जी और मैं आपके चैनल के मार्फत नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि आप हेलमेट, मोटरसाइकिल चलाएं तो हेलमेट का इस्तेमाल करिए, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए। और खास करके मैं भादरा क्षेत्र के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पहले सड़कें टूटी हुई थी तो वो महसूस नहीं करते थे, स्पीड नहीं होती थी। अब मैंने सड़कें धीरे धीरे सारी बना रहा हूँ, सारी सड़कें मंजूर हो गई। तो यहाँ तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो बिल्कुल ही बिना हेलमेट के और बिना सीट बेल्ट के चलिए ही मत, ये हिदायत है मेरी। जी पुनिया साहब, अब आप आने वाले फ्यूचर की बात करें, आप भादरा से परचम लहराते दिख रहे हैं आने वाले इलेक्शन में। हाँ बिल्कुल साहब, इतना काम करने के बाद, इतना जागता रहने के बाद फिर आदमी परचम नहीं लहराएगा तो फिर जनता क्या चाहती है। जी 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 पुनिया साहब, सरकार किसकी इतना लोगों से मिले हैं, प्रतिदिन मैं 500 लोगों से मिला हूँ। मैंने करीब 500 लोगों के दिन में फोन उठाए, मैंने विधानसभा में आवाज उठाई है। सारे जो काम करे हैं लगातार 4.25 साल जबरदस्त काम करे, काम करने का प्रयास करा है और नेक नीयत से काम करा है। तो अच्छा संगठन है हमारा, अच्छे किसानों के मुद्दे हमने उठाए हैं और उठाने के साथ साथ उनका समाधान करवाए, ना सिर्फ ये कि मुद्दा उठाए चल पड़े, तो उनका समाधान करवाने का प्रयास करा है। तो फिर और जनता को क्या चाहिए, जनता तो हमारे साथ है और हमारी मदद करेगी। जी 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 और अभी तो बहुत जल्दी है, लेकिन आपका विचार लेना चाहेंगे, इलेक्शन से पहले आपको दर्शकों के रूबरू फिर भी करेंगे। सरकार किसकी बनती नजर आ रही है सर आने वाले वक्त में राजस्थान? सरकार तो रिपीट होंगे अशोक गहलोत। जी 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 सर, हमारी ताकत बढ़ेगी, लाल झंडे की ताकत बढ़ेगी, तीसरे दलों की ताकत बढ़ेगी, लेकिन बीजेपी रुकेगी। बीजेपी के पास ऐसा कोई कंटेंट नहीं है। बीजेपी ने अभी कल लाठियां मारी हैं पंचकुला में ओपीएस के मुद्दे पर। ओल्ड पेंशन स्कीम, सामाजिक सुरक्षा की इतनी बड़ी स्कीम है जो राजस्थान ने दे दी, बीजेपी ने तो लाठी मारी है कर्मचारियों को, इतनी जबरदस्त पीटा है कर्मचारियों की कि ओपीएस आप मांग ही कैसे रहे हो। देश के प्रधानमंत्री मोदी ओपीएस को फालतू चीज बता रहे हैं और निर्मला सीतारमण कह रही है कि जो एनपीएस में पैसा आया था 2004 के बाद, एनपीएस में जो पैसा आया था भारत सरकार के पास, परेडा के पास, वो पैसा एक भी नहीं देंगे। वो तो खुला चैलेंज कर रहे हैं। उनके पास सामाजिक सुरक्षा नहीं, उनके पास किसान के लिए कोई रोड मैप नहीं, उनके पास नौजवान के लिए कोई रोड मैप नहीं, हिंदू मुसलमान के अलावा, और उनके पास लोगों को लड़ाने के अलावा दूसरा काम क्या है भाई। इतनी छाती मजबूत बता रहे हैं। पुलवामा की बरसी निकल गई थोड़े दिन पहले, पुलवामा किसने करा, एक भी कोई मुलजिम पकड़ा गया क्या? जी उड़ी किसने करा, पुलवामा किसने करा?
कोई खुलासा हुआ क्या, घटना किसने करी? कोई सवाल भी उठाता है कि घटना करी किसने? हमारे जवानों की जिंदगियां लील कौन गया, कोई तो बताओ। क्या कर रही है देश की एजेंसी, क्या कर रही है देश की सुरक्षा? भाई आपका इतनी बड़ी घटना कर गया कोई, अरे ये नहीं बताया कि आपके देश का जो सेना का अध्यक्ष है उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, आपने देश को ये नहीं बताया क्यों क्रैश हो गया भाई? कंटेंट क्या है? हिंदू मुसलमान के अलावा क्या कंटेंट है भाजपा के पास? जी 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 जी। हिंदू मुसलमान के अलावा कोई एक और क्वालिटी तो हो, एक और क्वालिटी। जी गांधी परिवार को गाली निकालने के अलावा हिंदू मुस्लिम के अलावा क्या है? जी 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 जी। देश को चाहिए रोजगार, है नहीं। देश को चाहिए पारदर्शिता, तो तुम उनसे बड़े बेईमान हो जो आपसे पहले राज में थे, और सारे बेईमान तुमने इकट्ठे कर लिए। मैंने तो विधानसभा में बोला, आपने पॉलिटिकली चर्चा करी नहीं। विधानसभा मैंने एक बार बोला था भी कांग्रेस देश में फैल क्यों हुई, उसकी वजह यह थी कांग्रेस ने अपने पेट में आरएसएस को पाला। जितने जमाखोर, जितने मिलावटिए, जितने बदमाशी करने वाले लोग थे, सब कांग्रेस के उसमें पेट में पैर रखते थे, और शहरों में फल फूल गए, और वो खा गए कांग्रेस को। जी जी जी। राहुल गांधी इस मुद्दे पर अब बोलना शुरू हुए भी हमें नुकसान किस बात का हुआ। जी जी जी। पुनिया साहब, हमारे पास 2 मिनट है, अगर आप कोई एनआरआईज को और अपने भादरा कॉन्स्टिट्यूएंसी और सब लोगों को कोई संदेशा देना चाहें सर। मेरे पास सीधी सी बात ये, जो मेरा राजनीतिक असेसमेंट है, मेरे पीछे आपको कोई फोटो दिख रही है क्या? जी, फ्रेम में नहीं है, लेकिन देख लेंगे, कोई बात नहीं। अभी फ्रेम नहीं, मेरे पीछे एक फ्रेम है, मैं आपको दिखाता हूं जी। और ये फ्रेम है जो मैं हमेशा मेरे सिर पर रखता हूं। ये है फ्रेम जी, भारत का संविधान। जी, भारत का संविधान। जी, मैं यही संदेश देना चाहता हूं, इस संविधान को बचा लो। अगर ये नहीं बचा तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, आज कह रहा हूं। 2024 में अगर मोदी रिपीट होते हैं तो देश में चुनाव नहीं होंगे। जिन तुम एमएलएज को सवाल करते हो, वो एमएलएज नहीं बचेंगे। वो कहेंगे पेंशन की जरूरत नहीं है, तो आपके बच्चों के पैर कट रहे हैं जो सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं या सरकारी नौकरी की उम्मीद कर रहे हैं। जी। वो कह रहे हैं कि साहब, वो कह देंगे कि इलेक्शन की जरूरत कहां है, हम है ना मोदी और अमित शाह। तो देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। आपसे बचाया जाए तो बचा लो। मैं अगली बात ये एक और कहना चाहता हूं। जी सर। जिस तरीके का बर्ताव आज के दिन मोदी और शाह कर रहे हैं, और मोदी ने जिस तरीके से भाषण दिया अभी दोसा में कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार ने 18,000 स्कूल बंद करे थे। निजीकरण का एक दौर लाके खड़ा कर दिया था। इस सरकार ने 5 साल में वापस सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करा। तो आपके संविधान की लाइन है, हम भारत के लोग इस देश के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र की रक्षा करेंगे। यही है हमारा असली गीता, पुराण, बाइबल। ये है हमारे शस्त्र। जी 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 जी। इसलिए मैं शायद मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूं, सिर्फ आवाज आ रही है और मेरा गिर गया ये। कोई बात नहीं सर, आपने टाइम निकाला, आपका बहुत मशगूल है, आपने अर्ली मॉर्निंग टाइम निकाला, और अगर कोई और बात हो तो बोल लीजिएगा, वरना हम आपके धन्यवादी, आपने अर्ली मॉर्निंग टाइम निकाला आपका। फिर कभी मिलेंगे। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, देश को बचा लो, संविधान को बचा लो। जी जी। लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो ये लोकतंत्र मजबूत होगा, सरकारें बढ़ेंगी, बिगड़ेंगी, हम लोगों की आवाजें उठाते रहेंगे, और पक्ष विपक्ष और आने वाली पीढ़ियां उठाती रहेंगी। इसी लोकतंत्र के लिए देश को आजादी दिलाई थी हमारे शहीदों ने। जी जी, हमारे लोग। बहुत शुक्रिया। जी 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 जी, शुक्रिया पुनिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। दर्शकों साढ़े होए बने हुए सीगे एमएलए भादरा राजस्थान तो बलवान पुनिया जी, आपदे एरिए की भी गल की, राजस्थान की भी गल की, और कई चीज़ों की उन्होंने गल की, आपदे विचार भी प्रगट किए।
ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵੇਟ ਰਹੂਗੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ।